हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 एग्जामिनेशंस। यस, ये जो रिविजनरी सीरीज है ये तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, मैं पहले आप लोगों को इस रिविजनरी सीरीज के कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स की कंप्लीट कवरेज है और हर चैप्टर के आपको फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये रिविजनरी सीरीज May 25, September 25 और January 26 इन तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। यस, सितंबर 25 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स एज वेल एज फॉर जीएसटी अमेंडमेंट्स। या अगर ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए तो सबकी एक साथ कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, बट वो वाली वीडियो तभी आएगी जब पहले इंस्टीट्यूट अपना स्टैट्यूटरी अपडेट निकालेगा फॉर सितंबर 25। ठीक है, उसके बाद वो वाली वीडियो आएगी। सिमिलरली January 26 के लिए जब इंस्टीट्यूट अपना स्टैट्यूटरी अपडेट निकाल देगा तो उसके बाद फिर मैं भी एक अमेंडमेंट वीडियो बना दूंगा एंड वी कैन गो अहेड विद दैट, राइट। यहां पर हम लोग 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बुक से कर सकते हो। मेरी बुक्स खरीदने का जो लिंक है उसका वो आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट। इनकम टैक्स का हम लोगों का ये शेड्यूल है, तो वी आर डन विद इनकम टैक्स का रिवीजन। जीएसटी का रिवीजन भी हम लोगों की बस आखिरी सांसें ही गिरना है। दिस इज द थर्ड लास्ट लेक्चर, राइट। और ये यहां पर आज हम लोगों को रिवाइज करना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल और टीडीएस टीसीएस। इन तीनों ही टॉपिक्स का बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे चार्ट्स बने हुए हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन सेशन एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी, ठीक है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले बात तो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कीपिंग। तो अंडर जीएसटी बिजनेसेस मस्ट कैलकुलेट एंड रिपोर्ट देयर ओन टैक्स। तो खुद का ही मतलब खुद ही टैक्स को कैलकुलेट करना होता है, खुद ही रिपोर्ट करना होता है, कोई और नहीं करता है। ठीक है, तो जितनी भी सप्लाईज मैंने की है, तो जैसे ये वो है ना GSTR1 वगैरह फाइल करना है, तो जितनी भी सप्लाईज मैंने की है मुझे खुद ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा सरकार के पास। टैक्स अथॉरिटीज चेक कंप्लायंस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट फिजिकल ऑडिट्स। तो वो आपका जो कंप्लायंसेस होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही चेक करते हैं, फिजिकल ऑडिट करके चेक नहीं करते। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इज मैंडेटरी फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मेंटेन रहना मैंडेटरी होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। Who must maintain accounts and where? देखो, every GST registered person must keep records at their principal place of business. ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। इफ मल्टीपल बिजनेस लोकेशंस आर रजिस्टर्ड, रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट एट ईच लोकेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल है। अनरजिस्टर्ड पर्संस लाइक वेयरहाउस ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स मस्ट आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स इफ इन्वॉल्वड इन सप्लाई चेन। तो जो अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं उनको भी, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अगर वो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है तो। ठीक। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू मेंटेन। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू मेंटेन, किस किस टाइप के अकाउंट्स आपको रखने हैं। तो देखो, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो सब आपको रखना पड़ेगा। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी मेंटेन्ड। जितनी सर्विसेज या गुड्स आप खरीद रहे हो, जितना बेच रहे हो, वो सब आपको रखना पड़ेगा। स्टॉक रिकॉर्ड्स मस्ट इंक्लूड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग लॉसेस एंड वेस्टेज। तो जो भी आपका स्टॉक का रिकॉर्ड है वहां पर आपको ये भी रखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी का स्टॉक है, कितनी वैल्यू का स्टॉक है, कुछ अगर वेस्ट हुआ, कुछ अगर खो गया, लॉस हो गया, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली। डिटेल्स ऑफ आउटपुट टैक्स कलेक्टेड एंड पेड नीड टू बी रिकॉर्डेड फॉर ईच पीरियड। जितना भी आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, सरकार को पे किया, वो हर पीरियड के लिए, हर महीने के लिए आपको अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। अदर रेलेवेंट डिटेल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ शुड आल्सो बी मेंटेन्ड। ठीक है, अब यहां पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं कुछ अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स किन टाइप के लोगों के लिए क्या क्या है वो आओ यहां पर देखते हैं हम लोग। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को क्या क्या रखना होगा। जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनको क्या क्या रखना है। मस्ट रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस विद इनवॉइसेस एंड वाउचर्स। रिवर्स चार्ज से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसकी भी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी। सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टमेंट्स मस्ट बी मेंटेन। ठीक है, अगर आपको कुछ एडवांस मिले हैं और उन एडवांसेस के अगेंस्ट में कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है तो उसका सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। Names and addresses of suppliers and recipients should be properly recorded. Common sense वाली चीजें। Full address of storage locations including goods in transit must be kept. फिर आप ये देखो, एजेंट्स हैंडलिंग सप्लाईज फॉर प्रिंसिपल्स। तो ये एजेंट्स के लिए कि एजेंट्स को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। मस्ट मेंटेन ऑथराइजेशन डिटेल्स फ्रॉम ईच प्रिंसिपल। कीप डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड फॉर ईच प्रिंसिपल।
मेंटेन सप्लाई डिटेल्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल सेपरेटली, हर प्रिंसिपल के लिए आपने हर प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो जो सप्लाई किए वो सबकी सेपरेट डिटेल्स। शुड कीप कॉपीज ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स शेयर्ड विद द प्रिंसिपल्स, जो भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स एजेंट मेंटेन करके रख रहा है उनकी कॉपी प्रिंसिपल के पास भी रखनी होगी, सारे प्रिंसिपल्स की नहीं, जिस भी प्रिंसिपल की जो भी डिटेल्स एजेंट के पास है उस अकाउंट्स को वो अपने प्रिंसिपल के पास भी शेयर करेगा। टैक्स पेड ऑन सच ट्रांजैक्शंस मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। उसके बाद इधर देखो मैन्युफैक्चरर्स को, तो मैन्युफैक्चरर्स को कौन कौन से स्पेसिफिक अकाउंट्स रिकॉर्ड करके करने पड़ेंगे। देखो ये जो चीज है ना ये सबको करने, इतनी चीजें तो सबको करनी ही करनी है। उसके अलावा इन सारी चीजों के अलावा कुछ और स्पेसिफिक चीजें वो यहां पर मेंशन है ये ग्रीन वाले में, ठीक है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। तो मैन्युफैक्चरर्स को नीड मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स शोइंग रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इनपुट गुड्स या सर्विसेज यूज्ड इन सर्विसेज सप्लाइड, जितनी भी आपने इनपुट्स लिए हैं, जितने भी सर्विसेज सप्लाई किए हैं सबकी डिटेल्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए। इंक्लूड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। रिकॉर्ड पेमेंट डिटेल्स फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट डिटेल्स भी आपको रखनी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टर्स एंड वेयरहाउस ऑपरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स एंड वेयरहाउस ऑपरेटर्स मस्ट कीप सेंडर रिसीवर डिटेल्स एंड गुड्स इंफॉर्मेशन फॉर ईच कंसाइनमेंट। If unregistered, they must enroll through GST form ENR01 online. Must record goods received, delivered, and in transit for each branch. Storage records should allow item-wise and owner-wise identification. Records must include dispatch and disposal details and support inspections. ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टर्स और वेयरहाउस ओनर्स को मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बुक्स शुड बी नंबर्ड वॉल्यूम्स टू अवॉइड कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन, कि ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 3 वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो तो ये था, अगर आप मैन्युअली रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो तो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो तो फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स मस्ट बी बैक्ड अप टू अवॉइड डेटा लॉस इन केस ऑफ डिजास्टर्स, तो आपको मल्टीपल बैकअप्स बनाकर रखने चाहिए। Digital signature must be used for authentication of electronic books. Must provide readable copies or access credentials to tax officers on request. तो अगर आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं और कोई भी टैक्स ऑफिसर आपके वो मांग रहा है, आपके उसको कॉपीज को मांग रहा है, आपके अकाउंट्स को मांग रहा है, तो आपको उसको एक्सेस देनी पड़ेगी। A proper audit trail और log must be kept for all changes or deletions. अगर आपने कोई भी एंट्री चेंज की, कुछ भी आपने डिलीट किया, तो ऑडिट ट्रेल उसका मेंटेन होना चाहिए कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्यों डिलीट किया, क्यों रिप्लेस किया, वगैरह वगैरह। Corrections and restrictions, no overwriting or erasing of entries is allowed in any record. कहीं पर भी आप ओवरराइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। Incorrect entries must be struck through, attested and corrected properly. अगर मान लो कोई इनकरेक्ट एंट्री होगी तो उसको आपको स्ट्राइक थ्रू करना पड़ेगा, मतलब इनकरेक्ट एंट्री भी वहां पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, वो अटेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली करेक्ट करना चाहिए। Consequences of not maintaining records. If records are not kept, goods या services are assumed to be sold by the taxpayer. अगर आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो भले ही आपके गोडाउन में वो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मान लिया जाएगा वो बिक गया क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है। Tax will be calculated as if the goods या services were supplied using provisions under section 73, 74 और 74A, मतलब वही फ्रॉड स्टेटमेंट ये सब। कब तक आपको ये रिकॉर्ड्स अपने पास रखने चाहिए? All the records must be maintained for 72 months या 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जिस साल का जो भी एनुअल रिटर्न फाइल किया, 24-25 का एनुअल रिटर्न आप जब भी फाइल करोगे तो 24-25 के रिकॉर्ड्स उससे 6 साल तक आपको रखने पड़ेंगे, 72 महीने तक। इफ इन्वॉल्व्ड इन अपील्स, अगर मान लो उसके अगेंस्ट में कुछ भी केस वेस चला और अपील वगैरह की, रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिटेन्ड फॉर 1 year आफ्टर द फाइनल रेजोल्यूशन। तो अपील के फाइनल रेजोल्यूशन के भी 1 साल तक आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, या 72 months विच एवर इज लेटर, या फिर 72 months विच एवर इज लेटर। और इसी के साथ ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी वाले चैप्टर भी हम लोगों का आकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा छोटू सा चैप्टर था, डन। ई वे बिल अंडर जीएसटी का रिवीजन हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहली बात तो व्हाट इज ई वे बिल और उसकी जरूरत क्या है। तो क्या होता है ना कि जब से जीएसटी आया है तो इन लोगों ने वो चेक पोस्ट वाले सिस्टम्स हटा दिए हैं कि ट्रक की पूरी तलाशी होगी, ये होगा वो होगा। तो बेसिकली जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को मूव करते हो
तो आपको एक वे बिल चाहिए होता है। तो जो भी ट्रक का ड्राइवर होता है ना, उसके पास वे बिल होता है कि ट्रक में क्या क्या सामान है, वो क्या क्या सामान लेके जा रहा है, कहां से लेके जा रहा है, कहां पर लेके जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स एक वे बिल में होती हैं, ठीक है। और ये जो वे बिल अगर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है तो इसी को ई वे बिल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज ई वे बिल? What is e-way bill and why is it required? Why is it required? तो देखो, it is an electronic document generated on GST portal that proves movement of goods. ठीक है, it is mandated by section 68 and prescribed by rule 138 of the CGST rules. तो ई वे बिल है क्या? बेसिकली जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रक वगैरह में गुड्स को भेजना होता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, ठीक है। तो व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड? तो देखो, मैंडेटरी इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सीड्स 50,000 रुपीज। ये मैंने जानबूझकर यहां पर इंक्लूडिंग जीएसटी इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लेट्स से 45,000 रुपीज का माल भेज रहे हैं प्लस उस पर 18% का जीएसटी है, ठीक है। तो 45,000 प्लस 18% ऑफ जीएसटी कम्स टू व्हाट? 45,000 into 1.18, दिस कम्स टू 53,100। तो अब आप लोग मुझे बताओ यहां पर ई वे बिल की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो यहां पर ई वे बिल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वैल्यू आपकी 53,100 हो गई है, ठीक है। तो इवन मतलब जीएसटी को मिलाने के बाद अगर वैल्यू 50,000 को क्रॉस कर रही है तो फिर आपको ई वे बिल की जरूरत होगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों को ई वे बिल की जरूरत होगी, ठीक। चलो, ऑलराइट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इट अप्लाइज फॉर मूवमेंट्स इन रिलेशन टू सप्लाई। अगर आपको सप्लाई करने के लिए आप गुड्स को भेज रहे हो तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फॉर रीजंस अदर दैन सप्लाई। फॉर रीजंस अदर दैन सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप जॉब वर्क वगैरह के लिए भेज रहे हो कि मैं आपको अपना सामान भिजवा दे रहा हूं, आप बस उसको ठीक करके भेज दो, और मैं बहुत सारी वैल्यू का सामान आपके पास भिजवा रहा हूं, आपको उसमें कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करना है, तो वहां पर भी ई वे बिल की जरूरत होती है। और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई। तो अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीद रहा हूं तो भी मुझे वहां पर ई वे बिल की जरूरत होती है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फिल पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 बिफोर मूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अब ये कौन एक फॉर्म होता है, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, इसका पार्ट ए कौन भरता है? इसका पार्ट ए भरता है वो रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए कौन भरता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आगे हम लोग यहां पर देखेंगे हु कॉजेज मूवमेंट्स, कैसे पता चलेगा हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, ठीक है। तो अगर सप्लायर ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है तो फिर सप्लायर इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो फिर ये जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए कौन भरेगा? सप्लायर भरेगा, ठीक है। अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है तो रेसिपिएंट इज अ पर्सन हु विल बी सेड टू हैव कॉज्ड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए कौन भरेगा? रेसिपिएंट भरेगा। और अगर मान लो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो चाहे कोई भी मूवमेंट कॉज करे, चाहे सप्लायर मूवमेंट कॉज करे या रेसिपिएंट मूवमेंट कॉज करे, लेकिन क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है इसलिए क्या वो जीएसटी पोर्टल पर जाकर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 फिल कर सकता है? नहीं, कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में रेसिपिएंट को ही ये ई वे बिल का जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फिल पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 बिफोर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब देखो, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में क्या है? दो एक्सेप्शंस हमारे पास। इन कंडीशंस में होता क्या है कि वैसे तो हम लोगों को जीएसटी कब भरना होता है? जीएसटी वो सॉरी है ई वे बिल हम लोगों को कब फिल करना होता है? जब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया कि इन दीज सिचुएशंस ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीज। मतलब इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, तब भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? तो देखो, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ठीक है। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे। जॉब वर्कर का मतलब क्या हो गया? वो इंसान जो आपके भेजे हुए सामान पर कुछ काम करके आपको वापस भेजेगा, ठीक है। मेरा फोन अगर खराब हो गया, मान लो मेरे पास सपोज मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाती है, ठीक है, मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लेता हूं। अब लैम्बोर्गिनी मैंने खरीद ली, कम से कम 2-3 करोड़ की गाड़ी होगी वो, मुझे मालूम नहीं, बस ऐसे ही मेरे बचपन से मेरा बड़ा मन है लैम्बोर्गिनी लेने का, ठीक है। तो अब मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली।
राइट। अब लैम्बोर्गिनी में कोई प्रॉब्लम है, अब प्रयागराज में तो उसका सर्विस सेंटर मिलेगा नहीं, तो लैम्बोर्गिनी के सर्विस सेंटर मैंने भेजा, अपनी गाड़ी मैंने भेजी। अब अपनी गाड़ी को अगर मैं लैम्बोर्गिनी के सर्विस सेंटर में भेजा और वो अभी इस समय की इस पोजीशन पर है कि वो बिल्कुल भी चल भी नहीं सकती, तो आई कैन नॉट ड्राइव इट टू द सर्विस सेंटर, आई हैव टू सेंड इट थ्रू अ ट्रक। ठीक है, तो इफ आई हैव टू सेंड द लैम्बोर्गिनी थ्रू अ ट्रक टू द सर्विस सेंटर, तो इवन इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीज, तब भी मुझे उस पर ई वे बिल देना पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीज। लैम्बोर्गिनी का एग्जांपल अच्छा नहीं था, कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हो जिसकी वैल्यू 50,000 से कम है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड्स सेंट बाय ए प्रिंसिपल फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अ जॉब वर्कर इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो लेस देन 50,000 रुपीज है, तो हु विल जनरेट द ई वे बिल, प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोनों में से कोई भी ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय एन एग्जेम्प्टेड पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई बंदा एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेज रहा है, इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है वो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसमें भी अगर वैल्यू लेस देन 50,000 रुपीज होगी, तो जो बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हैंडीक्राफ्ट उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, सी ने ए के पास ऑर्डर प्लेस किया, ए के पास वो सामान था नहीं, तो ए ने बी से बोला कि तुम सामान सी को भिजवा दो। ठीक है, तो अब बी बिल किसको करेगा, बिल ए को करेगा लेकिन शिप सी को करेगा, तो बिल टू शिप टू। अब ऐसे में दो इनवॉइसेस हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे में एक इनवॉइस तो हो जाएगी जो ए जो है वो सी को रेज करेगा क्योंकि ए ने माल सी को बेचा है, और ऐसे में एक और इनवॉइस होगी जो बी ए को रेज करेगा क्योंकि बी ने माल ए को बेचा है, बी ने माल बेचा ए को है भले ही भेजा सी को है। ठीक है, right, so A is a person who places an order with B to send goods directly to C. तो A is a person who places an order to B to send goods directly to C. ठीक है, B is responsible for shipping the goods directly to C on behalf of A. तो B is responsible for shipping the goods directly to C on behalf of A. C is the recipient who will receive the goods. C is the recipient who will receive the goods. ठीक, अब इनवॉइसेस, इनवॉइस 1, बी विल इशू एन इनवॉइस टू ए फॉर गुड्स बीइंग सप्लाइड, तो बी जो है वो ए को एक बिल रेज करेगा, बिल इधर करेगा भले ही शिप इधर करेगा, और दूसरी इनवॉइस ए जो है सी को एक इनवॉइस रेज करेगा क्योंकि सी ने ए से माल खरीदा था। ठीक है, तो इनवॉइस टू ए विल इशू एन इनवॉइस टू सी फॉर द गुड्स बीइंग रिसीव्ड। Either A or B can generate the e-way bill, but it's important to note that only one e-way bill needs to be generated for the entire transaction. तो अब यहां पर e-way bill कौन जनरेट कर सकता है, या तो A जनरेट कर सकता है या तो B जनरेट कर सकता है, लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में एक ही e-way bill जनरेट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बिल टू शिप टू मॉडल वाला। तो व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अब देखो, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई-वे बिल, तो हम लोगों ने जैसे बात की थी अभी कि ई-वे बिल का फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का, ठीक है, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए भरना पड़ेगा। कौन भरेगा, पर्सन हु कॉजेज द गुड्स। तो अब उस पार्ट ए में कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं, तो देखो, इट इंक्लूड्स द जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, place of delivery with pin code, document number and date, example tax invoice, bill of supply, value of goods, HSN code and transportation reasons. This part is completed by the person moving the goods if the consignment value exceeds 50,000 rupees. ठीक है, तो कौन फर्निश करता है, furnished by person causing the movement of the goods. Authorized parties like transported या e-commerce operators, if goods are supplied by them, may also fill part A. ठीक है, तो अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो या आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भेज रहे हो, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर या ट्रांसपोर्टर अगर वो ऑथराइज्ड है तो वो लोग भी फॉर्म इसका जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए फिल कर सकते हैं। अब पार्ट ए तो मैंने फिल कर दिया, ठीक है, सपोज आई एम द वन सेंडिंग द गुड्स, आई एम द वन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो अब मैंने पार्ट ए इसका फिल कर दिया। अब देखो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, इट इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर,
एग्जाम्पल गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लैडिंग नंबर। दिस इज बिल ऑफ लैडिंग। अब ये बिल ऑफ लैडिंग एग्जैक्टली क्या होता है आप लोग सीए फाइनल में कस्टम्स में पढ़ोगे। एंड द व्हीकल नंबर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, इट इज कंप्लीटेड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो पार्ट बी कौन फिल करता है? ट्रांसपोर्टर। फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। तो ट्रांसपोर्टर जो है वो फॉर्म जीएसटी EWB 01 का पार्ट बी फिल करता है। ठीक, ऑलराइट। हु कैन जनरेट द ई-वे बिल? जनरेट कौन कौन कर सकता है? तो अब देखो, if the transportation is being done in own या hired conveyance or by railways by air or by vessel, ठीक है। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, अगर मैं खुद की गाड़ी में कर रहा हूं या गाड़ी किराए पर लेकर कर रहा हूं, तो रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी। मतलब मैं भेज रहा हूं, देखो तीन पार्टीज हुई ना, यहां पर तीन पार्टीज हुई, यहां पर पार्टीज तीन हुई, कंसाइनर जो भेज रहा है, कंसाइनी जो रिसीव कर रहा है, और बीच में आएगा ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू भेजा जा रहा है, जिसके थ्रू भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन ओन या हायर्ड कन्वेंस, अगर मैं अपनी गाड़ी में ही भेज रहा हूं तो रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी, क्योंकि यहां पर फिर ट्रांसपोर्टर का कोई मतलब नहीं है, अपनी ही गाड़ी से मैंने भेजा, तो या तो मैं जनरेट करूंगा ई-वे बिल या तो कंसाइनी जनरेट करेगा ई-वे बिल। इफ गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, अगर मैंने गुड्स को ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि भाई तू भिजवा इसको, ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया। या फिर when neither the consignor nor the consignee generates the e-way bill and the value of goods is more than 50,000 rupees, तो फिर ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, ऐसे केसेस में जो ई-वे बिल है वो ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ई-वे बिल फॉर डिलीवरी। तो रेल से अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसमें ई-वे बिल की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। रेल के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो बिना ई-वे बिल के नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन दिस इज ऑप्शनल फॉर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ लेस देन 50,000 रुपीज। अगर 50,000 से कम की वैल्यू है तो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ई-वे बिल आप नहीं भी भेजो, चलेगा। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर मान लो आप गुड्स इंट्रा स्टेट करवा रहे हो, एक स्टेट के अंदर ही अंदर आप गुड्स करवा रहे हो और 50 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस के लिए आप भिजवा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को दे रहा है 50 किलोमीटर के अंदर सेम स्टेट में, तो फिर ये ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। या फिर फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। तो सिंपल मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ये सेम स्टेट में है, अगर ये सेम स्टेट में है, यहां डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का ही है, तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये दोनों ये ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी ये दोनों सेम स्टेट में है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन पर, ये भी ट्रांजैक्शन अगर 50 किलोमीटर से कम की दूरी का है, तो यहां पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो डिटेल मतलब ई-वे बिल की जरूरत होती है, कन्वेंस की डिटेल्स डालने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बोल दिया था ई-वे बिल की ही जरूरत नहीं होती। नहीं, ई-वे बिल की जरूरत तो होती है, क्योंकि ये वो सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ई-वे बिल की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर पार्ट बी में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन वाली डिटेल्स हैं वो पार्ट बी में डालने की जरूरत नहीं होती। अगर ये कंडीशन होती है कि आप कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, या फिर ट्रांसपोर्टर कंसाइनी को भेज रहा है 50 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, अगर ये दो कंडीशंस हो जाती हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है, तो फिर वहां पर पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल्स, कन्वेंस की डिटेल्स डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, अगर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फिर क्या होता है, इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ द ई-वे बिल मस्ट अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी ऑफ द ईडब्ल्यूबी बिफोर ट्रांसफरिंग एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, मैंने इस वाले ट्रांसपोर्टर को भेजा, इसको यहां तक भिजवाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था, लेकिन इसने बीच में कुछ तो हो गया, इसने किसी एक दूसरे ट्रांसपोर्टर को माल ट्रांसफर कर दिया कि भाई तू इसको भिजवा दे। ठीक है, तो इस ट्रक से इस वाले ट्रक में जब गुड्स ट्रांसफर होंगे, तो उससे पहले इस वाले ट्रांसपोर्टर को अपने ई-वे बिल के पार्ट बी में इस नई गाड़ी की डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस नई गाड़ी की डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा बिफोर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम, अपने पास से दूसरे ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स ट्रांसफर करने से पहले भी इसको जीएसटी EWB 01 का पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में दो केसेस हैं। ठीक है,
पहले है केस 1, अगर आपके ई वे बिल्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, एक ही कंडीशन, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं एक ही व्हीकल में, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर है, ये रहा ट्रांसपोर्टर, इसके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रक है, इसके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, अलग अलग बक्से हैं, अलग अलग बॉक्सेस हैं, अलग अलग जगहों पर चीजों को लेके जाना है, और इन सब के इंडिविजुअल ई वे बिल्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, तो ई वे बिल्स ऑलरेडी जनरेटेड, तो फिर ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्टर जितने भी ये EWB01 हैं उन सबके सीरियल नंबर्स को जीएसटी पोर्टल में एंटर करेगा और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लेगा जिसका नाम होगा जीएसटी EWB02, ठीक है, और ये कब करेगा, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले करेगा, ठीक है, ये गुड्स के मूवमेंट करने से पहले करेगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि अगर इस ट्रांसपोर्टर के पास बहुत बड़ा सा ट्रक है, अगर इस ट्रांसपोर्टर के पास बहुत बड़ा सा ट्रक है और यहां पर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं और हर कंसाइनमेंट का एक सेपरेट ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो उन सभी EWB01 का वो सीरियल नंबर जीएसटी पोर्टल पर डालेगा और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर लेगा जिसका नाम होगा EWB02। ये कब होगा, मूवमेंट करने से पहले ये ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा। ओके, अगर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है, अगर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है, टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो फिर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, जनरेट इंडिविजुअल EWB01 फॉर ईच कंसाइनमेंट। तो इसको ट्रांसपोर्टर को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हर कंसाइनमेंट के लिए EWB01 अलग अलग रेज करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। ये कैसे करेगा, ये इनवॉइस के बेसिस पर, बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पर या डिलीवरी चालान के बेसिस पर करेगा, और उसके बाद ऑप्शनली ये कंसोलिडेटेड EWB02 भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये भी इसको कब करना होगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही इसको करना होगा, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ई वे बिल कैन बी कैंसिल्ड विद इन 24 आवर्स इफ गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड और रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। तो अगर ई वे बिल में गलत इंफॉर्मेशन चली गई या गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे, तो जनरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर, ई वे बिल जनरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। अब देखो वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल पीरियड, ठीक है, इससे रिलेटेड तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले में भी आते हैं। अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब बहुत हेवी ट्रक है आपका, ठीक है, ओवर डायमेंशनल, आप ऐसे इमेजिन कर लो ना कि बहुत ऊपर तक भरा हुआ है ट्रक, ठीक है, तो अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर तक एक दिन माना जाएगा और 20 किलोमीटर के ऊपर जितने भी हैं एक एक दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो आपके पास एक ओवर डायमेंशनल कार्गो जा रहा है 50 किलोमीटर्स तक, 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए, ठीक है, आपके पास एक ओवर डायमेंशनल कार्गो वाला ट्रक जा रहा है, 50 किलोमीटर दूर इसको जाना है, ठीक है, तो ई वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, ई वे बिल 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर तक एक दिन, उसके बाद फिर 40 एक और दिन, फिर 60 एक और दिन, तो 50 के लिए ऐसा नहीं होगा कि 2.5 दिन तक वैलिड रहेगा, 3 दिन तक वैलिड रहेगा, तो फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ एक एक एडिशनल दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जब भी जैसे ये 50 देखो ना, आप 50 देखो, आप इसको सिंपली 20 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये 2.5 आएगा, इसको हमेशा राउंड अप करना है, इसको हमेशा राउंड अप करना है, तो वो कितने दिन के लिए वैलिड हो जाएगा, 3 दिन के लिए वैलिड हो जाएगा। अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो 200 किलोमीटर तक एक दिन की वैलिडिटी हो जाएगी, और हर 200 किलोमीटर के ऊपर या पार्ट देयर ऑफ के लिए ये आपका हो जाएगा एक एक दिन बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली अगर मान लो 500 किलोमीटर के लिए जा रहा है और आपका अदर कार्गो है, तो ये कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, तो अप टू 200 किलोमीटर 1 डे, फिर 400 किलोमीटर 2 डेज, और फिर 600 किलोमीटर के लिए 3 डेज। तो ये क्योंकि 500 किलोमीटर है, 4 से 6 के बीच में आ रहा है, तो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 500 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई 200 कर लो, बात खत्म, ये आ जाएगा 2.5, हमेशा इसको राउंड अप करो तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये देखो who gets the details if part A is filled by the recipient or the transporter, supplier gets the details, ठीक है, supplier gets the details if the supplier is registered, या if part A is filled by the supplier or transporter तो recipient will get the details, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। देखो अगर पार्ट ए रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने फिल किया तो सप्लायर को डिटेल्स मिलेंगी,
अगर पार्ट ए ट्रांसपोर्टर या सप्लायर ने फिल किया तो रेसिपिएंट को डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रेसिपिएंट और सप्लायर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कंसाइनमेंट ऑन पोर्टल। तो जब ई वे बिल फिल किया, डिटेल्स तो डालनी पड़ेंगी, सप्लायर की, रेसिपिएंट की, सबकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो जिसको भी जो भी रिसीव करेगा उस रेसिपिएंट को उसके पोर्टल पर वो ई वे बिल मिलेगा, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर 72 घंटों तक या बिफोर गुड्स आर डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स विद इन 72 आवर्स और बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, तो ये मान लिया जाएगा कि सारी डिटेल्स एक्सेप्ट हो गई थी, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, ठीक है। तो फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अब देखो आगे, वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये है आपका रूल 138.14, वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ई वे बिल कहां कहां जरूरी नहीं होता, उसके कुछ 14-15 पॉइंट्स हैं। उनमें से पहला पॉइंट है गुड्स स्पेसिफाइड इन द एनेक्सर। तो अगर आप इन गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये जो कुछ गुड्स हैं, अगर आप इन गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो, सारे 14-15 पॉइंट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वहां पर आपसे यही बोला जाएगा कि 4 पॉइंट्स लिख दो, 5 पॉइंट्स लिख दो, 6 पॉइंट्स लिख दो, आप इनमें से कोई भी पॉइंट एक फिल कर सकते हो, ठीक है। तो गुड स्पेसिफाइड इन एनेक्सर, एलपीजी फॉर हाउस होल्ड या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, केरोसिन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोस्टल बैगेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर वेयर्स एक्सक्लूडिंग इमिटेशन ज्वेलरी, करेंसी। अच्छा, तो इस पे ना एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, केस बेस्ड एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर इमिटेशन ज्वेलरी जा रही है, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, ठीक है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर इमिटेशन ज्वेलरी जा रही है, इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब होता है नकली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है, तो क्या उस पर ये ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है? हाँ, ठीक है। नॉर्मली अगर ज्वेलरी जा रही है या गोल्ड या सिल्वर वेयर जा रहे हैं, तो फिर आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब अगर इमिटेशन ज्वेलरी जा रही है तो फिर ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। करेंसी, यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, अनवर्क्ड या अनवर्क्ड कोरल, ये सारी चीजें ये आपको याद करनी होंगी। या फिर ट्रांसपोर्ट बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, ठीक है, नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, बैलगाड़ी से आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम कस्टम्स, पोर्ट या एयरपोर्ट एक्सेट्रा टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर कस्टम्स क्लियरेंस, तो अगर ये कस्टम्स वाली चीजें तो भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। मूवमेंट विद इन नोटिफाइड एरियाज अंडर रूल 138.14D, ठीक है। अब सुनो, इस पे क्या चीज आती है, अगर 138.14D वाले कुछ नोटिफाइड एरियाज है, ठीक है, रूल 138.14 हम लोग पढ़ रहे हैं रूल 138.14, ठीक है। अब रूल 138.14D के अंदर कुछ एरियाज को नोटिफाई किया हुआ है कि इन एरियाज के बीच में अगर मूवमेंट होगा तो ई वे बिल्स के बिना भी मूवमेंट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि अगर डीटीए या एसईजेड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अगर एसईजेड में जा रहा है, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एसईजेड में जा रहा है या वाइस वर्सा हो रहा है और वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो क्या ई वे बिल की जरूरत होगी? तो आपको एज एन आंसर एकदम सिंपल सी लाइन लिखनी है कि अगर वो एरियाज रूल 138.14D के अंदर के नोटिफाइड एरियाज हैं तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी लाइन लिखनी है, ठीक है, आपको सिर्फ इतनी लाइन लिखनी है। ये बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था सरकार से, तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया था। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि डीटीए से एसईजेड के बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है, सिंपली उसमें भी आ सकता है ना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर डीटीए से एसईजेड के बीच में मूवमेंट हो रहा है तो क्या उस पर ई वे बिल की जरूरत है या ई वे बिल की जरूरत नहीं है? तो ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी अगर वो जो एरियाज हैं वो रूल 138.14D के अंदर के नोटिफाइड एरियाज हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो, गुड्स एक्सेप्ट डी ऑयल्ड केक अंडर नोटिफिकेशन नंबर यही है, अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सप्लाई ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3। तो अगर शेड्यूल 3 के अंदर वाली कोई भी सप्लाईज है तो उसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। कस्टम्स बॉन्ड या सील मूवमेंट अंडर बॉन्ड, आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो, सीएफएस यानी कंटेनर फ्रेट स्टेशन टू पोर्ट या एयरपोर्ट और वन कस्टम स्टेशन टू अनदर अंडर कस्टम सुपरविजन और सील,
नहीं भी याद रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आप एनीवे सीए फाइनल में पढ़ोगे। यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूजन इन लोगों ने यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल में दे दिया है। आई सीरियसली डाउट कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ये लोग पूछने वाले हैं ई वे बिल में, ठीक है। ट्रांजिट कार्गो टू फ्रॉम नेपाल या भूटान, exempt goods under notification number इतना, movement by defense under ministry of defense, government or local authority transporting goods by rail, empty cargo containers, movement up to 20 kilometers to या from way bridge, ठीक है, accompanied by delivery चालान as per rule 55। तो अब ये भी जो चीजें होती है ना, वे ब्रिज क्या होता है, एक जगह होती है जहां पर सामान नापा जाता है, नाप करने का, जैसे वेइंग मशीन होती है ना, वैसे एक वे ब्रिज है, वहां पर भारी भारी सामान को ले जाता है और वहां पर उसको तौला जाता है कि कितना भारी है, ठीक है। तो अगर 20 किलोमीटर तक, मतलब जहां से भी आप लेकर जा रहे हो सामान, वहां से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर वे ब्रिज आ गया तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। या वे ब्रिज से उठाकर जहां पर भी आप फाइनली लेके जा रहे हो सामान, वहां तक भी अगर 20 किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स मूव फॉर नॉन सप्लाई रीजंस, ठीक है। तो अगर आपने एलपीजी सिलेंडर्स को मूव किया नॉन सप्लाई रीजंस की वजह से, नॉन सप्लाई रीजन मतलब क्या होता है कि खाली सिलेंडर गया सामने से भर के उसके बाद आया, ठीक है। सप्लाई रीजन क्या हो जाएगा, एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स आप लेकर गए, उनको बेच दिया, ये सप्लाई हो गई। और वहां पर जॉब वर्क वाली चीज क्या होगी कि खाली गैस के सिलेंडर गए, वहां पर उसमें गैस भरी गई, उसके बाद वापस आ गए सप्लाई होने के लिए। तो इन सिचुएशंस में ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। इनमें से कुछ पॉइंट्स भी अगर आप लोग याद कर लोगे आपका काम चल जाएगा। मुश्किल से 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन इसमें आ नहीं सकता, हार्डली वैसे भी आएगा तो 2 या 3 मार्क्स का ही आएगा, जहां पर वो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो ऐसे बोलेंगे कि आप कुछ ऐसी चीजें बताओ जहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं होती, तो आपको इनमें से 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान, कॉपी और नंबर ऑफ ई वे बिल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली मैप्ड टू आरएफआईडी, ठीक है। तो जो भी ट्रांसपोर्टर होगा उसको ये सारी चीजें कैरी करनी पड़ेंगी। वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, देखो कमिश्नर में ऑथराइज ऑफिसर टू इंटरसेप्ट एट वेरिफिकेशन, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर वेरिफिकेशन। तो जीएसटी का जो भी कमिश्नर है वो किसी भी ऑफिसर को कह सकता है कि भाई अगर कोई ट्रक जा रहा है तो बीच में उसको रोको वेरिफिकेशन के लिए। इंस्पेक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स, फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसकी फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। रिपीट वेरिफिकेशन नॉट अलाउड अनलेस न्यू टैक्स इवेजन इंफॉर्मेशन इज फाउंड, ठीक है। तो एक जगह से अगर वेरिफिकेशन के लिए ट्रक को रोक लिया गया और उसकी के बाद दोबारा सामने थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसके बाद फिर से एक पुलिस की बैरिकेडिंग आ गई और फिर से उसको रोका गया, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। इफ व्हीकल इज डिटेन्ड फॉर ओवर 30 मिनट्स, अगर आधे घंटे से ज्यादा के लिए व्हीकल को डिटेन किया तो ट्रांसपोर्टर में रिपोर्ट इट ऑन द पोर्टल। तो जो ट्रक का ड्राइवर है या जो भी ट्रांसपोर्टर है वो उसको जीएसटी के पोर्टल में रिपोर्ट कर सकता है कि भाई साहब ये बदतमीजी हो रही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट चीज आती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फर्निशिंग ईडब्ल्यूबी डिटेल्स इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो ईडब्ल्यूबी की ई वे बिल की जो डिटेल्स आपको पार्ट ए में करनी पड़ती हैं, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं, ठीक है। किन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी, ठीक है। नॉट अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉम्पोजिशन सप्लायर हैज नॉट पेड सेल्फ असेस टैक्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कॉम्पोजिशन सप्लायर है, अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसने पिछले 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया, तो अब उसको जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए फिल करने नहीं दिया जाएगा। मतलब अब वो कोई भी अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई कॉम्पोजिशन सप्लायर नहीं है, कोई रेगुलर सप्लायर है, रेगुलर स्कीम का टैक्स पेयर है, उसने अगर पिछले 2 टैक्स पीरियड से अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड से उसने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, या और दूसरा हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर्स, ठीक है। तो पिछले ये रेगुलर टैक्स पेयर भी क्यूआरएमपी स्कीम में भी आ सकता है ना, क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में हम लोग रिटर्न्स वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसने पिछले 2 महीनों का जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया या फिर 2 क्वार्टर्स का इसने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया, तो भी इसको अब इसको मूवमेंट अलाउ कर दिया जाएगा, मूवमेंट इसके लिए डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कैसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा, इससे बोलेंगे भाई तुम जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए नहीं फिल कर सकते। अगर तुम नहीं फिल कर सकते मतलब तुम्हारे लिए मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। या फिर अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, ठीक है, नॉट अलाउड इफ द रजिस्ट्रेशन पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है। तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर का तो हम लोग अच्छे से रिवीजन कर ही चुके हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिलेशन मतलब सुओ मोटो कैंसिलेशन हो जाता है या फिर आपने कैंसिलेशन करने की बात कही, तो जब तक आपका कैंसिलेशन फाइनल नहीं होता तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड माना जाता है। तो सस्पेंशन के दौरान आप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए नहीं भर सकते, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं।
ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर में अलाउ फर्निशिंग पार्ट ए, अगर मान लो किसी कमिश्नर ने आपको अलाउ कर दिया तो, लेकिन ये क्यों कब अलाउ करेगा? सब्जेक्ट टू सफिशिएंट कॉज शोन, रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड। और इसी के साथ ये जो ई वे बिल वाला हमारा चैप्टर है, इसका रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, इसी के साथ हम लोगों का इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, एंड बाकी के लिए आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।